हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपीएन एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग अपना आज का प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है? जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। जल प्रदूषण से होने वाले रोग है और निम्न में से यानी चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, और पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। यानी कि तीन इसमें सही होगा और एक गलत होगा। जैसे कि तीन क्या होगा, जल प्रदूषण से होने वाला रोग होगा, बल्कि एक नहीं होगा। ठीक है ना। पहला है ग्वाइटर, पोलियोमाइलाइटिस, अमीबी पेचिस और सिलिकोसिस। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो पोलियोमाइलाइटिस होता है ये भी जल प्रदूषण से होने वाले रोग है। अमीबी पेचिस ये भी है, जल प्रदूषण से होने वाले हैं। सिलिकोसिस ये भी जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। तो इसमें क्या नहीं है, ग्वाइटर जो रोग है ना, ये हमारा जल प्रदूषण से होने वाले रोग नहीं है, बल्कि ये क्या है, जो ग्वाइटर है ये क्या है, ये एक गले की बीमारी है। ठीक है ना। थायराइड ग्रंथि में जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से गला क्या हो जाता है, फूल जाता है, सूजन आ जाती है, उसी को हम लोग थायराइड ग्लैंड या फिर ये क्या बोलते हैं, गलसुआ या फिर ग्वाइटर रोग या फिर घेघा रोग बोलते हैं। ठीक है ना। और ये किसकी कमी से होता है, ये होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है ना। और आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है, हम लोग नमक यूज करते हैं, जो घर में सभी लोग नमक यूज करते हैं, जिसमें हमें सोडियम अच्छी मात्रा में मिल जाती है। ठीक है ना। इसकी वजह से हमें ये बीमारी नहीं होती है। समझ गए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, पहले का जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना। ग्वाइटर जो है ये सोडियम की कमी से होने वाले रोग है, जबकि ये पोलियोमाइलाइटिस, अमीबी पेचिस, सिलिकोसिस ये सारे जल प्रदूषण से होने वाले रोग है। ओके। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, निम्न में से कौन सा विषय है हड्डियाँ, मतलब हड्डियों के विषय में पूछा है, इसमें कौन सा है। कठोर और लचीली होती है, रंध्रीय होती है, मैट्रिक्स प्रोटीन और कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, रक्त नलिका अनुपस्थित होती है। हड्डियों के विषय में जो है कौन सा इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। जैसे कठोर और लचीली, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कठोर होती है सही, लेकिन लचीली नहीं होती है हड्डियाँ। ठीक है। रंध्रीय होती है भी नहीं होगा। मैट्रिक्स प्रोटीन और कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, ये सही है। ठीक है ना। जो हड्डियाँ होती हैं वो मैट्रिक्स प्रोटीन और कैल्शियम फास्फेट की बनी हुई होती है। ठीक है ना। दूसरे का ऑप्शन जो है सी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, फैगोसाइटिस इस एक प्रकार है। फैगोसाइटिस एक प्रकार है किसका, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, बिम्बाणु का या फिर लसिका का। फैगोसाइटिस जो है वो किसका प्रकार है, ये क्या है, ये डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। ठीक है ना। वाइट ब्लड सेल जो होता है, श्वेत रक्त कणिका, उसी का ये प्रकार है। ठीक है, समझ गए। तो तीसरा का क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला चौथे नंबर का है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, संक्रामक रोगों के अस्थायी वाहक होते हैं। इसमें पूछा गया है संक्रामक रोग के अस्थायी वाहक कौन से होते हैं। संस्पर्शी वाहक, उपसमी वाहक, प्रारंभकालिक वाहक, इनमें से सभी कौन से होगा। जो चौथे का है हमारा क्वेश्चन, संक्रामक रोगों के अस्थायी जो वाहक होते हैं वो सभी होंगे। ठीक है ना। इसमें संस्पर्शी वाहक भी होंगे, यानी स्पर्श से भी फैलने वाले रोग होते हैं। और किससे होते हैं, प्रारंभकालिक जो वाहक, प्रारंभ बीमारी जो होता है उसमें पहले जो लक्षण दिखाई देता है वो होता है प्रारंभकालिक वाहक। ठीक है। और उपसमी वाहक, ये सारे की करेक्ट होगा। ठीक है ना। इनमें से सभी 4 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, आराम की अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय में प्रति मिनट प्रवाहित होने वाली रक्त की मात्रा कितनी होती है। यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य है, वो सो रहा है यानी आराम कर रहा है, लेटा हुआ है, उस टाइम जो उसके हृदय में जो प्रति मिनट प्रवाहित होने वाली जो रक्त होती है, ब्लड होता है, वो कितना होता है, लगभग 2 लीटर, लगभग 3 लीटर, लगभग 4 लीटर, लगभग 5 लीटर, कितना होता है, वो होता है लगभग 5 लीटर। ठीक है ना। एक आराम कर रहा व्यक्ति के जो हृदय में प्रति मिनट प्रवाहित होने वाली जो ब्लड होती है वो होती है 5 लीटर लगभग। ठीक है। पांचवी का डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है 6 नंबर, हवा की परीक्षा हम कर सकते हैं। हवा की हम परीक्षा किससे कर सकते हैं, इंद्रियों द्वारा, पैटर्न कॉपर की परीक्षा विधि द्वारा, काटा थर्मामीटर द्वारा, इनमें से सभी विधियों के द्वारा किससे हम कर सकते हैं। जो
हवा की परीक्षा हम कर सकते हैं, वो अपने मतलब ये हमें किसी चीज़ से नहीं करने के लिए बता रहा है, हम खुद से कैसे कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों से, ठीक है ना, उसे महसूस कर सकते हैं। हवा तो हमें दिखाई देता नहीं, बस उसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इंद्रियों के द्वारा हम उसे फील कर सकते हैं। 6 का ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, इनमें से सभी कौन सा है? जो 7वें का है हमारा, भारत में जो केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इनमें से सभी है, ठीक है ना, सभी के सभी क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, ठीक है। जैसे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो दिया गया है स्वास्थ्य व्यवस्था वो भी है, स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय भी है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, ठीक है ना, तो इनमें से सभी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा विटामिन रक्त जमाने के लिए आवश्यक होता है? सबको पता है कि जो कौन सी ऐसी विटामिन है जो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। तो विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। शरीर का सामान्य चयापचय निम्न में से किसकी कमी से प्रभावित होती है? शरीर में जो सामान्य चयापचय होता है वो किसकी कमी से प्रभावित होता है, ये पूछा गया है। अब चयापचय क्या होता है, जो भी हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम जो काम अपना कर रही होती है, जो जैसे कि भोजन हम ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, भोजन को पचाने का जो काम करता है, जितनी भी क्रियाएं उसमें शामिल होती है सारी को सबको मिला करके हम लोग एक भाषा में बोल सकते हैं कि चयापचय, ठीक है ना, उसी को हम लोग मतलब भोजन पचना ही हमारा क्या कहलाता है, चयापचय की क्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो ये हमसे पूछा गया है कि जो चयापचय में निम्न किसकी कमी से प्रभावित होता है, ये प्रभावित वाला शब्द पूछा गया है। सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन, कोबाल्ट, कौन सा होता है इसमें? इसमें होता है हमारा सोडियम, ठीक है ना। सोडियम की कमी से हमारा जो चयापचय क्रिया है वो क्या होता है, प्रभावित हो सकता है, ठीक है। 9 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10। गर्भावस्था में लौह की प्रतिदिन की अनुशंसित मात्रा है। गर्भावस्था में एक प्रेग्नेंट वुमेन को एक दिन में कितनी लौह यानी कि आयरन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, बताना है हमें। 24 मिलीग्राम, 32 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम या 35 मिलीग्राम, कितना चाहिए उनको? चाहिए 40 मिलीग्राम, ठीक है ना। एक प्रेग्नेंट वुमेन को एक दिन में आयरन की जो मात्रा होती है वो 40 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के तापमान को नियंत्रित करता है? फ्रीजर, चिल्ड्रे, मोटर और नियामक। आज सबके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, सब लोग देखते होंगे, उसमें ज़रूर देखा होगा कि जो उसमें नियामक होता है ना, नियामक क्या करता है, फ्रिज का जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। नियामक एक बटन होता है जो जिसको क्या घुमाने पे मतलब उसका पता चलता है कि किसका तापमान कितना है, समझ गए। 11 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12। नाइट्रोसेलुलोज रेयन के निर्माण करता है। नाइट्रोसेलुलोज जो रेयन है उसके निर्माण करता कौन है? बेबर क्रॉस है, मिडिल है, प्रोफेसर जॉर्ज एडमंड है, एल.एच. देशपिसज है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो बेबर क्रॉस है ना, ये है नाइट्रोसेलुलोज रेयन के पिता, ठीक है, जनक, उसके निर्माणकर्ता जो है बेबर क्रॉस है, ठीक है ना। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा गलत है? निम्न में से कौन सा गलत है? प्रथा रूढ़िवादी होती है और इसे सरलता से बदला नहीं जा सकता है। प्रथा का आधार समाज है। प्रथा स्थिर और दृढ़ होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। प्रथा अल्पकालिक होती है। हमसे ये पूछा गया है कि इसमें क्या है, कौन सा एक गलत है, यानी कि 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, एक गलत होगा, ठीक है ना। तो जो एक गलत होगा वो यही होगा, ठीक है। प्रथा अल्पकालिक होती है। प्रथा अल्पकालिक कभी नहीं होती है। प्रथा क्या होती है, कालिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक, पीढ़ी दर पीढ़ी वो हस्तांतरित हो करके बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, ठीक है।
तो अल्पकालिक का मतलब होता है कम समय, कम समय के लिए प्रथा थोड़ी बनती है, वो तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती रहती है, ठीक है ना। तो प्रथा जो होती है रूढ़िवादी होती है, यानी रूढ़ियों से जुड़ी हुई रहती है और इसे सरलता से यानी आसानी से हम बदल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और जो प्रथा होती है एक आधार का समाज का क्या होता है, एक आधार होता है, ठीक है। और जो प्रथा है वो स्थिर और दृढ़ होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, हस्तांतरित यानी चलती रहती है, ठीक है। प्रथा अल्पकालिक नहीं होती है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, बाल मनोविज्ञान वह है वैज्ञानिक बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने, H.J. आइसेंक ने, क्रो ने, E.W. हरलॉक ने। किसने कहा है? जो बाल मनोविज्ञान, यह एक कोटेशन है, ठीक है ना। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है, वह अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर के किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक क्या करता है, चलता रहता है, ठीक है। ये कोटेशन है, ये किसने दिया है? ये दिया है क्रो ने, ठीक है ना। ये क्रो ने दिया हुआ है। तो 14 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, शैशवावस्था में पार्टूनेट अवस्था होती है। शैशवावस्था में जो पार्टूनेट अवस्था होती है वो कितने देर तक रहती है? जन्म से 10 मिनट तक, जन्म से 20 मिनट तक, जन्म से 30 मिनट तक, या फिर जन्म से 50 मिनट तक। तो जो शैशवावस्था में पार्टूनेट की अवस्था होती है ना, ये हमें याद करके रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जन्म से जो 10 मिनट तक की अवस्था होती है ना, 10 मिनट तक जो समय होता है, जन्म से 10 मिनट तक जो समय होता है वो क्या कहलाता है? पार्टूनेट अवस्था कहलाती है, ठीक है। पार्टूनेट अवस्था कहलाती है। ओके, 15 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। किस में दिया जाता है? जो कम प्रोटीन वाला आहार होता है वो किस बीमारी में दिया जाता है? पीलिया में, जलने पर, कुपोषण में, या फिर बुखार में? किस में दिया जाता है? जो कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है वो हमारा दिया जाता है पीलिया में, ठीक है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या होता है, बहुत वीक हो जाता है उस टाइम। जिसको पीलिया ज्वाइंटिस होती है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो क्या करता है, प्रोटीन को पचा नहीं पाता है, तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है, ठीक है। 9 के बराबर दिया जाता है। ओके, तो 16 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सुमेलित है? आरलान, नायलॉन, डाइक्रोन रासायनिक रेशे हैं। एस्बेस्टोस, सोना, कायन खनिज रेशे हैं। सीसल, रेशम, ऊन, जांतव रेशे हैं। लिनन, रेयन, रेमी वनस्पतिक रेशे हैं। इसमें से कौन सा क्या है करेक्ट होगा, सुमेलित होगा? तो जो आरलान है, आरलान, नायलॉन, डाइक्रोन, ये तीनों के तीनों क्या है, रासायनिक रेशे हैं। बाकी सारे गलत, सुमेलित नहीं है, सब इसमें एक इधर उधर दे दिया है। जो ए में है ना, 17 का ए हमारा करेक्ट है, जिसमें कि आरलान, नायलॉन और डाइक्रोन जो रेशे हैं वो रासायनिक रेशे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जापानी पुष्प सज्जा में सो जो है सूचक संबंधित है। सो किसका सूचक मानता है, किसके बारे में बताता है? जो जापानी पुष्प सज्जा है उसमें सो जो है किसको संबंधित करता है, किससे संबंधित है? स्वर्ग से है, पृथ्वी से है, मनुष्य से है, या इनमें से कोई नहीं? किससे है बताइए। जो जापानी पुष्प सज्जा होता है ना, उसमें स्वर्ग, जो सो का सूचक होता है वो स्वर्ग से होता है, ठीक है ना, स्वर्ग से होता है। सॉरी सो दिया हुआ है ना इसमें, सो जो है स्वर्ग से ही, मनुष्य से होगा, ठीक है ना। सो जो है जापानी पुष्प सज्जा में सो सूचक संबंधित होता है मनुष्य से, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसका? एक कोटेशन दिया हुआ है, गृह व्यवस्था क्या एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये किसका कथन है? ये कथन है निकिल एवं डार्सी का, ठीक है ना। निकिल एवं डार्सी ने बताया, ने कोटेशन दिया है कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है।
अनौपचारिक अनौपचारिक जो शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? औपचारिक शिक्षा की शेष की पूर्ति करना, जनता में शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षा का बजट कम करना, विद्यालयों में एकाधिकार को समाप्त करना। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? जो जनता में शिक्षा का प्रसार करना, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। और अनौपचारिक शिक्षा किसके अंतर्गत आता है? प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। एक्सटेंशन एजुकेशन जो होता है उसके अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, जो कि विद्यालय से बाहर दी जाती है, ठीक है, समझ गए। और ये क्या होता है? ये अपने आप जिसको मन होता है, जिसको मर्जी होती है वो सीखते हैं, न कि किसी के ऊपर थोपा जाता है, ठीक है। तो हमारा 20 का जो बी है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिलावट के कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है? निम्नलिखित में से इसमें दिया गया है कि कौन सा ऐसा मिलावट का सामान है जो मिलाने से क्या होता है? हृदय संबंधी रोग या अंधापन का बीमारी हो सकता है, यानी अंधा हो जाना। ये किसकी मिलावट के कारण होता है? रोडमैन बी, आर्जिमोन तेल, मैटनिल पीला या फिर खेसारी दाल, कौन सा होगा? इसमें से जो होगा ऑप्शन हमारा डी होगा, ठीक है ना। खेसारी दाल जो होता है इसकी मिलावट से हमें इतनी भयंकर बीमारी हो सकती है। तो ये क्या करना चाहिए? हमें देख करके दाल खरीदनी चाहिए, या फिर हमें खेसारी की दाल का यूज नहीं करना चाहिए, जिससे देखिए अंधापन या फिर हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है, ठीक है। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, बाल विकास का अध्ययन है किशोरावस्था तक, बाल्यावस्था तक, शैशवावस्था तक या फिर जीवन पर्यंत। जो बाल विकास का अध्ययन है वो कहाँ तक, कब तक किया जाता है? कब तक ये इसका अध्ययन किया जाता है? किशोरावस्था तक, ठीक है ना। जो बाल विकास का अध्ययन है वो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक किया जाता है, ठीक है। तो 22 का हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में स्वयं भोजन करने का कौशल किस अवस्था में विकसित होता है? जो बच्चों में है, जो स्वयं यानी कि अपने हाथ से वो भोजन करने लगते हैं, ये किस अवस्था में विकसित होता है? 1 से 2 वर्ष में, 3 से 4 वर्ष में, 4 से 5 वर्ष या फिर 5 से 6 वर्ष। जो बच्चों में स्वयं भोजन यानी अपने हाथ से भोजन ग्रहण करने की जो क्षमता विकसित होती है वो होती है 3 से 4 वर्ष में, ठीक है। 3 से 4 वर्ष के बच्चे अपने हाथ से भोजन ग्रहण करना सीख लेते हैं, ठीक है। 23 का हमारा जो बी ऑप्शन है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र में क्षैतिज या आड़ी रेखाओं का प्रयोग किसको दर्शाता है? व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखाती है, व्यक्ति की लंबाई कम दिखाती है, ये वह बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो वस्त्र में क्षैतिज रेखाएं देती है, या फिर जैसे ये वस्त्र हो गया हमारा, ये वस्त्र हो गया, क्षैतिज रेखाएं ऐसे ही होती है ना, आड़ी रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं। तो ये क्या करती है? अगर कोई व्यक्ति पहनेगा इसे तो क्या ये मोटा दिखाई देगा व्यक्ति, और ज़्यादा मोटा, अगर मोटा व्यक्ति पहने तो और ज़्यादा मोटा दिखाई देगा, ठीक है ना। और व्यक्ति की लंबाई भी इसमें कम दिखाई देगी। इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि जो छोटे कद की महिला होती है या फिर पतली होती है उसको कैसा पहनना चाहिए? ये वाला, इस लाइनिंग वाला, ये जो होता है ना, ये कपड़ा हो गया, ये सीधी रेखा वाले कपड़े यानी साड़ी का यूज करना चाहिए, ठीक है। जिसमें वो महिला क्या करेगी? पतली दिखेगी और फिर लंबी भी दिखेगी, ठीक है। तो इसमें जो है क्या दिखाता है? दोनों मतलब इसमें होगा, ठीक है। व्यक्ति की मोटाई भी अधिक दिखाएगी, तिरछी रेखा, क्षैतिज रेखा वाली जो साड़ी होगी, कपड़ा होगा, वो क्या होगा? व्यक्ति को अधिक मोटा दिखाएगा और लंबाई भी कम दिखेगी, ठीक है। तो ए व बी दोनों होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के ब्लाउज का गला होना चाहिए। लंबी गर्दन वाली स्त्री जो होती है उसके ब्लाउज का जो गला होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए? बड़े गले का होना चाहिए, चौकोर गले का होना चाहिए, छोटे गले का होना चाहिए या फिर तिकोने गले का होना चाहिए? एक औरत है जिसकी क्या है, गर्दन जो है बहुत लंबी है, तो उसको किस टाइप का गला का ब्लाउज पहनना चाहिए? तो उसको कैसा पहनना चाहिए? छोटे गले का, ठीक है, ताकि उसका गर्दन जो है थोड़ा सा छोटा मतलब अच्छा दिखे। अगर किसी का गर्दन बहुत ज़्यादा लंबा है और वो बहुत लंबा गले का ब्लाउज पहन लिया तो क्या बहुत ख़राब दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? 25 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।